उनका न राजनीतिक पिच पर कोई मुकाबला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। न उनके मुकाबले में इतिहास का कोई विद्वान है। 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आजकल आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों को भी मानो आत्मसात किया हुआ है। उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, भगवान राम के लिए लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है। और जो भारत के संविधान को भी बिंदु बिंदु जानते हो। संविधान में उन्होंने क्या किया? मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया, अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई। एक ऐसा व्यक्तित्व जो है ठीक हमारी तरह मानव ही, लेकिन उनके ज्ञान, कौशल, उनकी वाक्पटुता और उनके शब्द संग्रह के कारण उन्हें कहा जाता है गूगल मैन ऑफ इंडिया। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें हर विषय की जानकारी है और जिसे हम कई मंचों पर देख भी चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के उन नेताओं में आते हैं जो टीवी डिबेट में होते हैं तो सामने वाले विरोधी भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि तथ्यों को तथ्यात्मक रूप में और सत्य के तौर पर ही पेश करना है, क्योंकि जरा सा भी यहाँ वहाँ हुए तो उनका सामना सुधांशु त्रिवेदी से है। और त्रिवेदी जी बिना क्रोधित हुए बड़ी शालीनता के साथ सामने वाले विरोधियों को निरुत्तर कर देते हैं, क्योंकि उनके उत्तर में जहां एक और तर्क होता है तो वहीं जानकारी भी कूट कूट कर भरी होती है। इसी कारण विरोधी भी उनके सामने कन्नी काटते हुए दिखते हैं। वैसे सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं है, बल्कि यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी है। कम ही लोगों को मालूम है कि सुधांशु त्रिवेदी नेता नगरी में उतरने से पहले एक प्रोफेसर हुआ करते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी सुधांशु त्रिवेदी कभी विद्यार्थियों को पढ़ाया भी करते थे। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अलावा अन्य कई विश्वविद्यालयों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में वो संकाय सदस्य थे और विश्वविद्यालयों में स्पीकर के तौर पर जाया करते थे। गणित पर उनकी अच्छी पकड़ थी, जो उनका पसंदीदा विषय भी था। सुधांशु त्रिवेदी कम आयु में ही राजनीति में आ गए थे। सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सूचना सलाहकार पद दिया गया। बाद में उन्हें मात्र 35 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार बनने का अवसर मिला। सुधांशु त्रिवेदी लोकसभा चुनाव 2014 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वो इस चुनाव के दौरान मीडिया और संचार विभाग में मुख्य टीम के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर रहते हुए सुधांशु ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अमित शाह के प्रचार की भूमिका तैयार करने में अपनी भागीदारी निभाई। बाद में जब 2019 का लोकसभा का समय आया तब पार्टी की ओर से उन्हें राजस्थान का मीडिया प्रभारी सहित कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और पार्टी को अधिकतम सीटें दिलवाने में अपने कौशल का प्रयोग किया। उन्हें राजनाथ सिंह का राजनीतिक सलाहकार बना दिया गया, लेकिन देश उन्हें जानने लगा था वर्ष 2016 में, जब बीजेपी ने उन्हें बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता।
अरुण जेटली की मृत्यु के बाद जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का पद रिक्त हुआ, तब उन्हें अक्टूबर 2019 में हुए राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया। तब के समय में विरोधियों ने भी उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। वर्तमान में भी सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर आसीन है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो पार्टी का प्रतिनिधि होता है और उन्हें पत्रकारों और विरोधियों के कड़वे से कड़वे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पार्टी की सभी नीतियों, घोषणाओं की भी जानकारी रखनी होती है और वो नब्ज भी ध्यान रखनी होती है, जिसको पकड़कर वो विरोधियों को वहां ले जा सके डिबेट में जहां वो ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आने वाली 2 मार्च को शिक्षा की काशी कोटा आ रहे हैं, संवाद करने विद्यार्थियों से विकसित भारत 2047 के संदर्भ में। सुधांशु जी जो है, उनका लंबे समय से हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे थे कि सुधांशु जी को जो है वो कोटा में बुलाए और कोटा में बुला के हम लोग जो है वो उनका उद्बोधन यहाँ पर जो है वो करवाएं। लंबे 2 वर्ष के जो है वो परिश्रम के बाद में उनका समय हमारे को जो है वो मिला और निश्चित रूप से सबके अंदर जो है हमारे स्पीकर साहब का जो है वो हमारे को बहुत मार्गदर्शन और योगदान उनका रहा कि आज ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कोटा के अंदर, चूंकि कोटा कोचिंग नगरी भी कहलाती है और कोटा जो है यहाँ से निकले हुए बच्चे देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भी जो है वो अपने कार्यों से दिशा देते हैं सभी को। हम ये चाहते हैं कि ये जो कोचिंग नगरी के रूप में यहाँ पर जो कोटा विद्यमान है, यहाँ के जो नागरिक हैं वो जो बच्चों का पोषण करते हैं, इतने सारे बच्चों का, कोटा में आज 1-1.5 लाख बच्चे आते हैं, वो कहीं ना कहीं रहते हैं और कोटा के नागरिकों का भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो पहली चीज तो कि कोटा के नागरिक जो है उनका विजन जो है वो डेवलप हो और दूसरा वो जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनका विजन भी डेवलप हो कि ऐसे एक प्रख्यात वक्ता जो आ रहे हैं और वो कुछ बात कह रहे हैं तो उन बात की गहराई के अंदर जाएं, समझें उन बात को। और 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है, ये एक पक्की बात है कि विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी तो विकसित भारत बनाएंगे नहीं। विकसित भारत बनेगा देश के नागरिकों से। तो ये विषय जो हमने बनाया, भारत को देखना है अब भारत की ओर, तो विकसित भारत जो ये परिकल्पना जो है वो विकसित भारत की परिकल्पना भारत से साकार हो, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है वो उसको देखने का हमारा जो उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो बेसिकली पूरे विश्व को अपने साथ लेकर चलते हैं और ये विश्व को साथ में लेने की परिकल्पना भी तब होगी जब हम स्वयं विकसित होंगे। स्वयं के विकसित हुए बगैर हम पूरे सृष्टि को या पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को विकसित करें और वहां अपना योगदान नहीं दे पाएंगे जब तक हम स्वयं विकसित नहीं होंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि भारत विकास करे और भारत विकास जब करेगा तभी जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को अपनी दृष्टि दे पाएगा। और हम लोगों ने जो है वो प्रयास किया है कि अब भारत को देखना है भारत की ओर और नागरिकों की क्या भूमिका इसके अंदर रहेगी। ये एक पूरा व्याख्यान जो है वो सुधांशु जी आ रहे हैं, वो 2 तारीख को देंगे। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जो है वो आइए और सुधांशु जी का जो ये आंखें खोलने वाला जो उद्बोधन होगा कि हर आदमी को एक अपने आप से साक्षात्कार होगा, इस उद्बोधन के अंदर आप लोग सब आइए और आकर उनका उद्बोधन सुनिए। हम सब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। सभी के लिए जो है वहां पर आने की बिल्कुल ओपन व्यवस्था है, किसी तरह की कोई बंदिश वहां पर नहीं है। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं कि आप सब लोग आइए वहां पर। कार्यक्रम जो है वो स्थानीय तलवंडी हमारा जो क्षेत्र है इसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, डीएवी स्कूल के जस्ट पीछे, उसमें कार्यक्रम रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था भी जो है वहां पर पर्याप्त है, किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। वहां पर बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त रखी गई है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।